नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मेरा तो दिल ही भर आया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ के, सिर झुका के माफ़ी माँग रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। मैंने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया? इतने विनम्र होके हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं शिंदे साहब की मैं जाने सैकड़ों बार माफ़ी माँगने को तैयार हूँ। भ्रष्टाचार के प्रति इस तरह की माफ़ी, प्रधानमंत्री की माफ़ी तो गजब की बात होती है। मुझे लगा कि अगर ऐसे ही हाथ जोड़ के कह देते कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, मणिपुर में जो सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार हुआ, उनको नग्न घुमाया गया, उसके लिए मैं देश से माफ़ी माँगता हूँ, मणिपुर से माफ़ी माँगता हूँ। क्या बिगड़ जाता प्रधानमंत्री को? जिन लोगों की सैकड़ों महिलाओं की जान चली गई, उनके परिजन को थोड़ा-सा चैन मिल जाता। लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के बाहर 2 महिलाएँ लटका दी गईं। युवतियाँ आज तक पता नहीं चला। बरेली में एक 9वीं क्लास की बच्ची के संग रेप हुआ, उसे तेल छिड़क के आग लगा दी। मुझे लगा प्रधानमंत्री जी माफ़ी माँग लेंगे, नहीं माँगी उन्होंने। हाथरस में एक बार आपको घटना याद होगी, प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं माँगी। प्रधानमंत्री का दिल अचानक ऐसा माफ़ी का क्यों होने लगा? ये सवाल किए मैंने अभय द्विवेदी जी के साथ बातचीत में। रोज़ शो करता हूँ, आप देख चुके हैं, तमाम बड़े-बड़े चैनलों पे आते हैं, 35 किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी को हुआ क्या है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतने संवेदनशील कैसे हो गए? उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे बने थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बने, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बने और दोनों भ्रष्टाचार की जीती-जागती मिसाल है। दोनों बनवाने का काम जिस अफसर का था, नाम था उसका नाम है अवनीश अवस्थी। बेशुमार पैसा कमाने के आरोप लगे अवनीश अवस्थी पे, शिकायत भी हुई। शिकायत को ठंडे बस्ते में दबा दिया गया। अवनीश अवस्थी अजय भल्ला पूर्व गृह सचिव के पास में गए, पीएमओ में शिकायत हुई, केंद्रीय सतर्कता में जांच हुई कि भैया वहां शिकायत हुई कि भैया ये हुआ क्या है। अवनीश अवस्थी के परिजनों की एंट्री विदेश में पैसे को लेकर क्यों आई है, इसकी शिकायत की गई। कैसे पैसे आए हैं? कुछ पैसे विदेश में लिए गए नंबर 1 को नंबर 2 को बनाने में। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी माफ़ी नहीं माँगी कि एक ऐसे काबिल अफ़सर हैं जो आजकल योगी जी के भी सलाहकार बने हुए हैं। और ये जो मैंने एक्सप्रेसवे बनवाए थे, मेरे दिशा निर्देश में हुए थे, डबल इंजन की सरकार में बने थे, वो एक्सप्रेसवे टूट गए तो मैं उस भ्रष्टाचार के लिए माफ़ी माँगता हूँ। उन एक्सप्रेसवे की बार-बार टेंडर कराने में, बार-बार शर्तें कराने में अवनीश अवस्थी ने रिकॉर्ड बना दिया। लंबाई-चौड़ाई सब कम कर दी उन्होंने एक्सप्रेसवे की, मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी का दिल इतना ईलू-वीलू क्यों किया? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। हालत बहुत खराब है, हालत बहुत पतली है भाजपा की। बची-कुची हालत इस प्रतिमा के गिरने से पैदा हो। कितना भ्रष्टाचार! कितना भ्रष्टाचार! आज से 67 साल पहले, 57 ईयर पहले महाराष्ट्र में एक महाराजा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनी थी, आदमकद प्रतिमा बनी थी। बनाई थी, बनवाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रधानमंत्री ने। 67 साल से खड़ी है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रतिमा का उद्घाटन करने जा रहे थे, उद्घाटन से पहले ही वो गिड़गिड़ा के गिर गई। क्या खेल है? उज्जैन के महाकाल में सैकड़ों करोड़ की मूर्तियां बनाई गई। पहले 1 साल बीता नहीं, मूर्तियां धड़-धड़ा के गिर गई सैकड़ों करोड़ रुपए। ये भ्रष्टाचार की गंगा भाजपा में बह क्यों रही है? भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ बह क्यों रही है? और असम के मुख्यमंत्री हिंसा का कौन-सा खेल खेलना चाहते हैं? ये तमाम बातें मैंने अभय द्विवेदी जी से की है। अभय द्विवेदी जी के पास चलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जॉइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभय द्विवेदी जी से बातचीत करते हैं। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। महाराष्ट्र में राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। भड़बड़ा के गिर गई। करोड़ों रुपए की मूर्ति बनाई गई थी और गिर गई। और पहले इसका ठीकरा जो है वो नेवी पे तोड़ने की कोशिश की गई कि नेवी ने बनाई थी, लेकिन बाद में जब कलई खुलती चली गई तो पता चला कि भ्रष्टाचार का क्या खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में ये कोई पहली भ्रष्टाचार की घटना नहीं है। उज्जैन के महाकाल की मूर्तियां जो करोड़ों रुपए में बनी थी, एक हवा में बह गई। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड 2 एक्सप्रेस वे बने। योगी आदित्यनाथ के सबसे दुलारे अफसर थे अवनीश अवस्थी, वो इंचार्ज थे, उनकी देखरेख में बने। दोनों एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करके गए और एक्सप्रेसवे टूट गए। कोई गिरफ्तारी नहीं, अवनीश अवस्थी आज मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हुए। महाराष्ट्र में लेकिन कई घटनाएं याद आ रही हैं। 67 साल पहले, आज से 67 ईयर पहले, एक शिवाजी की मूर्ति और बनी थी। 67 साल से वो मूर्ति बनी खड़ी है। वो मूर्ति देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, बनवाई थी। एक मूर्ति ये बनी जिसका उद्घाटन करने चुनाव से ठीक पहले
साहब जा रहे थे और मूर्ति धड़ाम से आ गई। किसी भ्रष्टाचार के मामले में बड़े आदमी पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगता हूं इस मूर्ति के गिरने पर। तो क्या प्रधानमंत्री को माफ कर देना चाहिए? प्रधानमंत्री को दिल से दुख हो रहा है कि मूर्ति गिर गई? कि प्रधानमंत्री की आत्मा कह रही है कि ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया? और उनको याद आ रहा होगा, उन्होंने कहा था कि ये जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, ये मोदी का दावा है, मोदी का वादा है, ये बचेंगे नहीं, जेल की सीटों के पीछे रहेंगे। और 24 घंटे के बाद उस 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी को उन्होंने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया। नतीजा सामने है, भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा बही है कि शिवाजी की मूर्ति नीचे आ गई। लेकिन आज की जो माफी है मोदी जी की, उस माफी को आपके संदर्भ में देखते हैं। देखिए, आपकी बात में दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपने जो तथ्यों का सिलसिला पेश किया है, उसमें मैं एक तथ्य और जोड़ूंगा जो इस पूरे मामले को थोड़ा सा एक नई रंगत दे देगा। मूर्ति 2 करोड़ 2 या 2.5 करोड़ रुपए के बीच में बनी, उतना खर्चा हुआ मूर्ति पर। इसके बाद में जब प्रधानमंत्री वहां पर उसका अनावरण करने के लिए आए मूर्ति का, तो वहां पे 2 हेलीपैड बनाए गए। उन हेलीपैडों में भी करीब 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद में पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट हुआ, उस इवेंट मैनेजमेंट में भी 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया खर्च हुआ। अच्छा, ये प्रधानमंत्री को बहुत शौक है उद्घाटन शिलान्यास करने का। पूरा प्रधानमंत्री तो उन्होंने पिछले 10 साल का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए गुजारा। यहां तक कि वो कहते भी हैं बड़े गर्व के साथ में कि हम चुनाव चूंकि हार नहीं सकते, इसलिए जिस जगह का हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये बाकायदा माइक पे भी इस तरह की बातें करते रहे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो राजनीति की है, इस वक्त उसके सामने दिक्कतें आ रही हैं, वो उसका संचित परिणाम है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत भयानक पराजय के अंदेशे बिल्कुल भाजपा के सामने मुंह खोले खड़े हुए, अपना विकराल मुंह खोले खड़े हुए हैं। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिर जाने से वो अंदेशे और भी प्रबल, और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। अब ये किसी कीमत पे बच नहीं सकते। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ये इनके भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील इस प्रतिमा के गिरने से ठुक गई। और ये प्रतिमा भी इन्हीं का किया धरा है। देवेंद्र फडणवीस ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उन्होंने पहले नेवी के पाले में गेंद फेंकने की कोशिश की। अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री भी माफी मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री भी माफी मांग रहे हैं, तमाम प्रवक्तागण टीवी चैनलों के ऊपर माफी मांग रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले ही माफी मांगने का एक ये सिलसिला चल रहा था और सीधी गुहार ये है कि हमने माफी मांग ली है तो हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, अब हमसे सवाल मत पूछो। प्रश्न ये है कि आखिरकार जो हुआ है उसके लिए ये लोग खुद अपने लिए कौन सी सजा तजवीज करेंगे। भाई, माफी आपने मांगी है, क्या आपके मन में वास्तव में पश्चाताप है या सिर्फ आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए सब काम कर रहे हैं? आप अपने लिए कौन सी सजा आप तजवीज करते हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव जीता विधानसभा का। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई आपने हमसे वायदा किया था कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस सवाल के ऊपर दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ। झगड़े का नतीजा हुआ कि उद्धव ठाकरे उस गठजोड़ से अलग हुए। ये इतिहास बताना बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं इतिहास को, लेकिन फिर भी थोड़ा पुराना पड़ गया है। उद्धव ठाकरे अलग हो गए और अलग होकर उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करके महाविकास अघाड़ी बनाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू किया और उस ऑपरेशन लोटस के चलते महाराष्ट्र की 2 स्थापित पार्टियों को तोड़ा गया। केवल भाजपा की जो सत्ता लोलुपता है उसकी वजह से महाराष्ट्र की 2 स्थापित पार्टियों को तोड़ा गया। एक शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा गया, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को फोड़ा गया अपनी तरफ। इस तरह करके इन्हें महायुति की इन लोगों ने सरकार बनाई। उस सरकार बनाते बनाते भाजपा खुद 2 दर्जे की पार्टी हो गई। जो 1 नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में,
सरकार बनाने की प्रक्रिया में 2 दर्जे की पार्टी हो गई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ा। और अब आप देखिए कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आधार क्षेत्र में भी कमी आई है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर में भी कमी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भी कमी आई है। ये कैसे हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के दुश्मनों ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने नहीं किया है, ये शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुकसान खुद किया है। जो कुछ भी भाजपा का नुकसान हो रहा है, भाजपा खुद उसकी जिम्मेदार है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 10 साल में आपने जो किया वो सब अब आपके सामने आ रहा है। एक एक काम जो आपने किया है वो सब, उसका नुकसान आपको हो रहा है। हर काम का आपको जवाब देना पड़ता है। आप माफी ना मांगे मनी ये पछताते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, आज उसको पछताते हैं कि नहीं पछताते हैं? हाँ, पछता रहे हैं, बहुत बुरी तरह पछता रहे हैं। उसको ही पछता रहे हैं। कौन सा ऐसा काम? उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा का, पछता रहे कि नहीं पछता रहे? आज जो हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो किस आदमी की वजह से है? मनोहर लाल खट्टर की वजह से। मनोहर खट्टर को मुख्यमंत्री किसने बनाया? वो अपने आप तो बन नहीं सकते थे, नरेंद्र मोदी ने। तो इस बात को क्यों नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नरेंद्र मोदी, उनकी राजनीति, उनके निर्णयों की वजह से एंटी इनकम्बेंसी है। महाराष्ट्र में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो किसकी वजह से है? आप छोटे नेताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ के थोड़ा बच सकते। ये तो नरेंद्र मोदी की वजह से एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो फायदा होता है नरेंद्र मोदी की वजह से होता है, नुकसान होता है वो फडणवीस की वजह से होता है या मनोहर लाल खट्टर की वजह से होता है। भाई फडणवीस को महाराष्ट्र में भाजपा का इंचार्ज, भाजपा की पूरी राजनीति का शीर्ष पुरुष किसने बनाया? मनोहर लाल खट्टर। योगी आदित्यनाथ अपने आप नहीं बन सकते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनको किसने बनाया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अब आप रो रहे हैं बैठे हुए, अब आप विलाप कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये सारा जो घपला है पूरा का पूरा, इस पूरे घपले का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, और दूसरा अगर कोई जिम्मेदार है तो अमित शाह। इन दोनों व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को 2 लोगों की सरकार में रिड्यूस कर दिया, घटा दिया, और सारा देश इन लोगों पे संभला नहीं। आज देखिए कुछ नहीं संभल रहा है इन लोगों पे। मणिपुर इन लोगों पे नहीं संभल रहा है, महाराष्ट्र इन लोगों पे नहीं संभल रहा है, हरियाणा इन लोगों पे नहीं संभल रहा है। क्या संभल रहा है इन लोगों के? कुछ भी नहीं संभल रहा है इन लोगों से। अभी आज मुझे खबर लगी है कि दिल्ली भाजपा ने केंद्र को अपने आला कमान को एक रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि आप हमें मुख्यमंत्री का कोई एक चेहरा दीजिए। 6 चुनाव मुतवातिर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री का एक चेहरा दी। 6 चुनाव हार चुकी है। 3 चुनाव शीला दीक्षित ने हराए और 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल ने उनको हराए। यानी लगभग अगर 30 साल करीब होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीता विधानसभा का। और आप भाजपा की जो इकाई जो है वो मांग कर रही, भाजपा की जो इकाई है मांग कर, जी दिल्ली में चुनाव नहीं जीता ना। हाँ, दिल्ली विधानसभा का, वही कह रहा हूँ। अब भाजपा की इकाई मांग कर रही है हमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा दीजिए। यानी आला कमान से मांग कर रही है। यानी आला कमान ने संगठन चलाने का तरीका यह है कि स्थानीय स्तर पर कोई नेता उभर ना पाए। एक जमाने में जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी का जमाना था, तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि जैसे ही कोई क्षेत्रीय नेता जड़ पकड़ता है, आला कमान उसको उखाड़ के देखता है कि जड़ इसकी कितनी है, मतलब पौधे को। आज बिल्कुल ठीक वही स्थिति इनकी है। इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम अब देखिए, इन्होंने मध्य प्रदेश के और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, उन मुख्यमंत्रियों की क्या औकात है, उन मुख्यमंत्रियों की क्या हैसियत है। सब लोग जानते हैं कि ये लोग प्यादे हैं। पूरा काम पीएमओ से चल रहा है। ये जो पूरा राजनीति करने का तरीका जो है ना, वो बैकफायर कर रहा है। ये राजनीति करने का पूरा तरीका जो है उलट के आपके ही गले पड़ रहा है। और अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि काम पॉलिटिक्स करने का एक ही तरीका इनको आता है। इनके पास कोई प्लान भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कोई प्लान भी नहीं है। इसी तरीके से ये काम करना जानते हैं और इसी घाट ये उतरेंगे भी आखिर में। एक मुद्दा और आ रहा है सामने, वो है कि सिक्योरिटी का खेल का।
शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई, शरद पवार ने मना कर दिया कि मेरी जासूसी कराई जा सकती है। सिक्योरिटी शरद पवार को क्यों दी गई? मुझे भी ताज्जुब, देखिए मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। ये इसके इसके पीछे भी दांव पेच होता है। देखिए शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक हो चुकी। शरद पवार और नरेंद्र मोदी कभी कभी एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं। शरद पवार की एक बैठक गौतम अडानी के साथ भी हुई थी, उसकी भी चर्चा बड़ी हुई थी, भाई उस बैठक में क्या क्या हुआ होगा। तो शरद पवार की शख्सियत को संदिग्ध करने के लिए भी ये कदम उठाया जा सकता है, ताकि शरद पवार जो महाविकास अघाड़ी है उसके अंदर उनको संदेह की निगाह से देखा जाने लगे। शरद पवार तो बहुत होशियार आदमी, उन्होंने भांप लिया और उन्होंने मना कर दिया। मतलब मेन मकसद ये था कि भाई शरद पवार को इतनी सुविधाएं दे दो कि उनके अपने लोग ही शक की निगाह से देखें कि शरद पवार खेल तो नहीं कर देंगे। पहली शरद नजर में पवार तो यही लगता है, पहली नजर में यही लगता है कि शरद पवार के ऊपर किस तरह सवालिया निशान उनके अपने ही गठजोड़ पार्टनरों के निगाह में लग जाए, इसके लिए ये सब कोशिश। शरद पवार ने कोई सुरक्षा मांगी थी क्या, या उनके जीवन या उनके ऊपर कोई हमला हुआ है हाल फिलहाल? मतलब क्या हुआ, शरद पवार को खतरा तो अभी कोई ऐसी घटना हुई इससे लगे उनको कोई खतरा पैदा हुआ है? मुझे तो नहीं खबर याद आती ऐसी कोई हाल फिलहाल ऐसी कोई घटना हुई हो। कोई हुई भी नहीं है, कोई हुई भी जी नहीं है। जी। अच्छा, बात सिक्योरिटी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं, देखिए अब देश में बम नहीं फटते, हमने आतंकवादी कमर तोड़ दी, अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता हमला करने की। पहली बात। दूसरी बात, संघ ने पिछले 2-3 सालों से कोई ऐसी विध्वंसक बड़ी कार्रवाई नहीं करी है जिससे आतंकवादियों में, मुस्लिम समुदाय में संघ के प्रति वो नफरत बढ़े। जितनी कार्रवाई करते रहते हैं उतनी तो वो करते ही रहते हैं। मतलब बाबरी मस्जिद जैसा कोई बड़ा कांड नहीं हुआ है जिसकी वजह से संघ बहुत निशाने पे आ जाए। लेकिन अचानक मोहन भागवत को प्रधानमंत्री और अमित शाह के बराबर सिक्योरिटी देना, यानी जेड प्लस से भी ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी दे देना, ये वो तो अब ये वो तो मोहन भागवत का खेल क्या है? ये शरद पवार को संदिग्ध बनाना चाहते हैं और मोहन भागवत को मक्खन लगाना चाहते हैं। भाई देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि भाई सरकारी कर्मचारी भी, सरकारी अफसर जो है वो जा सकते हैं संघ की शाखाओं में। पहला मक्खन तो वहां पर लगाया गया। ये 10 साल बाद उनको याद आया। अगर इतने ही ये जरूरी समझते थे कि सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, तो 2014 के बाद 2015 साल भर में ये निर्णय ले लेना चाहिए था। वो निर्णय इन्होंने नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने ये किया है कि उनको सिक्योरिटी वगैरह दे दी। तो ये इस तरह से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मोहन भागवत को किस तरह गुड ह्यूमर में रखें, मोहन भागवत को कैसे खुश रखें, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं ये। अच्छा, ये कोशिशें कर क्यों रहे हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं कि मोहन भागवत का हाथ, संघ का हाथ योगी के सिर से हट जाए? या वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके लिए संघ कहता है हम तय करेंगे? वो चाहते हैं कि संघ हस्तक्षेप कम कर दे तो फिर वो जेपी नड्डा को और बढ़ा दें या अपने किसी डमी टाइप के आदमी को बना दें। खेल क्या है? मतलब इतना ज्यादा मोहन भागवत को 1 किलो अमूल मक्खन लगाने के पीछे कारण क्या है? देखिए, खेल तो वो पार्टी करती है, वो नेता करता है जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है। इनसे ये, इनके बारे में ये कहना कि ये कोई खेल कर रहे हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के आंकना है। इनको बढ़ा चढ़ा के आंकने की गलती संजय जी हमारे और आप जैसे लोग पहले करते रहे। हम लोग हमेशा बहुत ही अलर्ट रहते थे, बहुत चौकन्ने रहते थे कि कब ये ऐसा कौन सा दांव खेल रहे हैं, कब भाजपा किसी चीज को स्पिन देगी। अब देखो देखो मोदी ने ये कर दिया, अब इन्होंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, अब मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। इस प्रकार की पिछले 10 साल तक बहस चलती रही। आज इनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है। इनका रणनीतिक मानस जो है वो भ्रम का शिकार है, धुंधलका छाया हुआ है उसके ऊपर। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा भ्रम जानते क्या है, इसके ऊपर कभी आप अलग से चर्चा करवाइएगा, वो है जातिगत जनगणना को लेकर और आरक्षण को लेकर। मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1990 में जिस प्रकार के भ्रम का शिकार थी जातिगत जनगणना को लेकर, उस तरह का भ्रम इनके, उस तरह के भ्रम में ये फंसे हुए हैं। इनको नहीं पता है कि इस मसले से निकलेंगे कैसे। तो इन्होंने जो तथाकथित मास्टर स्ट्रोक्स मारे हैं पिछले 10 साल में, वो सारे मास्टर स्ट्रोक इनके गले में पत्थर बन के लटके हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनको कंफ्यूज है, निकलेंगे कैसे? इनकी बहादुर एमपी हैं, उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया, कंगना रनौत जी, उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि कोई जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना क्यों होगी? तो जैसे कंगना जी ने स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे मोदी जी को स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि वो नहीं कराएंगे जाति जनगणना। क्यों होनी चाहिए? कंगना रनौत तो उन्हीं की एमपी है, बीजेपी के एमपी बोल रहा है। देखिए, अब मैं आपकी इस बात से प्रभावित होकर ये कहूंगा कि कंगना रनावत सत्यवादी हैं।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मन में जो सोचते हैं वो बात कह दी है। कंगना जी राजनीति में नई नई आई हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक किस्म के जवाब देने नहीं आते, इसलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर भीतर सोच चलता है, जो बाहर निकल के नहीं आता, दरअसल उनके जवाब, उनके सवाल, उन्होंने जो बात कही है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। देखिए, एक कार्यकर्ता से लेकर नरेंद्र मोदी तक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक से लेकर मोहन भागवत तक ये सब लोग ओबीसी और दलित दावेदारी को बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर और समता के नाम पर जो दावेदारी की जाती है, बराबरी की, संघर्ष की, और जो अपने 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 हकदारी बुलंद की जाती है, उसको ये लोग सही नहीं मानते। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ब्राह्मणवाद की आलोचना नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सही तो बात। स्थिति ये है। तो ये लोग कोई ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है कहीं भी। जिस तरह ईडब्ल्यूएस का कोटा लेके आए थे, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये आरक्षण के लिए संविधान में जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की बात कही गई है, ये उसके समर्थक नहीं है। क्योंकि राजनीति में वोट लेने हैं और इन समुदायों को फुसलाना है, पोटना है, इसलिए ये आरक्षण की बातें करते रहते हैं। दरअसल ये आरक्षण विरोधी है, दरअसल ये दलित विरोधी है, दरअसल ये ओबीसी विरोधी है। और इस बात को साबित करने के लिए केवल ईडब्ल्यूएस कोटा लाना ही पर्याप्त है। ईडब्ल्यूएस कोटा लाना ही इस बात का सबूत है कि ये लोग दलित और ओबीसी विरोधी हैं, और ये दलितों और ओबीसी वालों ने समझ लिया है, इसलिए फिर से वो इनको ब्राह्मण बनिया पार्टी के रूप में देखने लगे। और इस चीज का है ना उत्तरोत्तर नुकसान होने वाला है। और कंगना रनौत जो कह रही है ना, तो उसमें वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की जो मूल भावना है, जो मर्म है, उस मर्म की उन्होंने अभिव्यक्त की है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और ज़्यादा दुःख पहुँचा गई, मतलब हरियाणा के चुनाव में तो उनके बयान वायरल हो रहे हैं कि वहाँ किसानों के संग आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें पड़ी थी। उधर आजकल नहीं, और आप देखिए जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार उनके खिलाफ ये प्रचार नहीं करवा रही थी जो कंगना रनौत कह रही है? हाँ, उन्हीं के सब लोग कह ही रहे थे कि यही सब तो प्रचार किया जा रहा था, और उसी बात को उन्होंने कह दिया है। अब चूंकि यहाँ पे हरियाणा के चुनाव में पूरी गोट पिट जाएगी, पिटने वाली है, बचने वाली तो किसी तरह नहीं है, ये बात सही है। देखिए, महाविकास अघाड़ी के प्रवक्ताओं का कहना यह है कि शिवाजी की प्रतिमा वाला सवाल, ये सारे सवाल हम कोई वोट पाने के लिए नहीं उठा रहे, वोट तो हमें मिलने ही वाले हैं। हाँ, वोट तो हमें मिलने ही वाले हैं। इसी तरह हरियाणा में भी वोट तो कांग्रेस को मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। उधर जो है असम के मुख्यमंत्री वो नए-नए शगुफे छोड़ रहे हैं। चंपाई सोरेन को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी और उसके बाद 2 घंटे के जुमे की नमाज पे ब्रेक लगा दिया। वो जानबूझ के ऐसे मुद्दे छेड़ रहे हैं जिससे माहौल असम का थोड़ा गर्मा जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसा रणनीति? वो ऐसा क्यों खेल खेलना चाह रहे हैं? ध्रुवीकरण की राजनीति। देखिए, उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल में कुछ असाधारण सा विकास हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा विकास सीपीएम और कांग्रेस के लोगों के भाजपा में चले जाने से हुआ था। भाजपा के पास उत्तर पूर्व में अपनी ताकतें नहीं है, यानी जो भाजपा की सांगठनिक प्रक्रिया से निकल के आने वाले लोग हैं, संघ की सांगठनिक प्रक्रिया से निकल के आने वाले लोग हैं, वो नहीं है। भाजपा उत्तर पूर्व में पूरी तरीके से दल बदल पर आधारित है। उत्तर पूर्व की भाजपा जो है दल बदल आधारित पार्टी है। सारे के सारे इनके मुख्यमंत्री हैं, सब कांग्रेस से आए हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं। और ये सारे के सारे लोग, इनको लगता है कि चुनाव जीतने का सबसे आसान फार्मूला जो है ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। अब वीरेंद्र सिंह ने क्या किया मणिपुर में? वहां उन्होंने जातीय ध्रुवीकरण किया कि नहीं किया? भाई, कुकियों और मैतेइयों के बीच में जातीय ध्रुवीकरण किया, उसी का मतलब है कि मणिपुर आज लगातार जल रहा है। अब इसी तरह का ध्रुवीकरण ये वहां पे हेमंत बिश्व शर्मा वहां पे करना चाहते हैं। और खास बात ये, हेमंत बिश्व शर्मा केवल असम के मुख्यमंत्री भर नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा की राजनीति के पॉइंट मैन है। आप भाजपा के प्रवक्ताओं से, पत्रकारों से बात करके देखिए, वो बड़े संतोष के साथ सिर हिला कहते हैं कि इतना बढ़िया आदमी हमें मिल गया है। हम तो राहुल गांधी के धन्यवाद, राहुल गांधी अगर मिल लेते उस दिन हेमंत बिश्व शर्मा से तो हमें नहीं मिलता, हमें इतना अच्छा आदमी मिल गया, ऐसे देखिए उत्तर पूर्व में हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अब ये सब बोल रहे हैं। और देखिए, ये सब बातें शॉर्ट टर्म में अल्पकालीन रूप से कुछ लाभ पर थोड़ी बहुत साबित हो सकती हैं,
लेकिन अंततः ये लाभप्रद साबित नहीं होती हैं, इनका कुल मिला के नुकसान होता है। इसलिए भाजपा हर जगह नुकसान का सामना कर रही है। मणिपुर में अगर नरेंद्र मोदी वहां चले जाते, अगर मणिपुर की समस्या का समाधान हो गया होता, तो उत्तर पूर्व में भाजपा पहले से ज्यादा जीतती। मणिपुर में भी हारी और दूसरी जगहों पे भी जड़ता की शिकार हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। और जगह-जगह से इसके खतरनाक संकेत भी आ रहे हैं, खतरनाक बातें भी हो रही हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी समझती क्यों नहीं है कि चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई गलत संदेश देती है। अब देखिए हरियाणा में चुनाव चल रहा है, ईडी पहुँच गई, हम्म। हुड्डा के 800-700 करोड़ की संपत्ति जब्त। इस तरह की चीज़ों से क्या जनता के मन में हुड्डा के प्रति सिम्पैथी पैदा होगी या चिढ़ पैदा होगी? भ्रष्टाचार बहुत किया है, क्या अर्थ इसीलिए जाएँगे मैं इसके चुनाव? इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि इन लोगों के पास कोई प्लान बी नहीं है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है। ये नहीं मानने के लिए तैयार। ये यही मान रहे हैं कि 2014 में जब ये चुनाव जीते थे, तो उस वक़्त जो परिस्थिति बनी थी, वही परिस्थिति अभी भी चल रही है। इसलिए बार-बार ये कहते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। जो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। जबकि इन्हें चाहिए ये था कि इसीलिए बार-बार इन्हें रोल बैक करना पड़ रहा है। हुँ। आजकल अखबारों में धूम लगी हुई, ये ऐसे आर्टिकलों की और ऐसे वीडियोस की धूम लगी हुई है, जिसमें बताया जाता है कि रोल बैक इन्होंने क्यों किए, तो उसके किया। पीछे क्या कारण थे। सीधा कारण ये है कि आपको गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता। आप बिल्कुल। आपने अपने सहयोगी पार्टनरों के साथ में कोई बातचीत नहीं की, कोई सलाह मशवरा नहीं करते। आपने एनडीए नाम मात्र के लिए बना रखा था पिछले 10 साल से। एनडीए दरअसल था ही नहीं, डिफंक्ट पड़ा हुआ था एनडीए। जब मन होता था तो कहने लगते थे एनडीए एनडीए, वरना कुछ होता नहीं था। एनडीए में नरेंद्र मोदी भाषण देते थे और बाकी लोग उठ के घर चले जाते थे। तो ये इस तरह की स्थिति थी। तो ये बिल्कुल एक नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाने की आदत है, और इसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं पा रहे। अभी तक कम से कम ऐसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। 4 जून की घटना के बाद में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा है, इससे लगा हो कि इन्होंने नई बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को स्वीकारा हो और उसके मुताबिक अपने 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 काम करने के तरीके को बदला हो। ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल इसीलिए सही है। मैं मानता हूं कि इनको जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान निरंतर जारी रहेगा। आखिर में चलते-चलते बात बंगाल की करते हैं। ममता बनर्जी ने फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, बंगाल के हालात को लेके लिखी है। बंगाल का मुद्दा बीजेपी कब तक चलाती रहेगी? डॉक्टर वाला रेप कांड। देखिए 20 दिन तो हो गए हैं, 20 दिन तो हो गए हैं। शुरू में लोगों की जो नाराजगी थी, खासतौर से सारे देश में जो स्वास्थ्य कर्मी थे, डॉक्टर थे, उनकी जो नाराजगी थी, वो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर थी, और स्त्रियों के ऊपर जो यौन अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा होती है, उस सवाल को लेकर थी। ये दोनों सवाल आज भी अनुत्तरित पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया हो। अभी इन दोनों सवालों के ऊपर बहुत काम किया जाना बाकी है। अब भाजपा कर क्या रही है? जो बंगाल की जनता है, बंगाल की जनता तो मुझे कहीं उस आंदोलन में ज्यादा भाग लेते हुए नहीं दिखाई पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के का संगठन, उनके जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ये लोग आंदोलन दिखाई पड़ते हैं। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में उन्हें अधिकार है। ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत गलतियां की हैं, उनको आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन अगर जनता उसके अंदर भागीदारी नहीं करेगी, तो मैं ये मानूंगा कि ये आंदोलन अपनी हदों को छू चुका है। अब ये और आगे नहीं जा पा। और राज्यपाल महोदय जिस तरीके से सक्रिय है, अति सक्रिय है, 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, 2 बार दिल्ली से आ चुके हैं, कभी इससे मिलते हैं, कभी उससे मिलते हैं, उनकी यही तस्वीरें टीवी चलती रहती हैं। तो अब ये कहना कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अपने एक पैर पे नहीं, दोनों पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल में कोशिश की। केवल माहौल बनाने की भाजपा केवल माहौल बनाने के लिए सारा काम कर रही है। पर अच्छा आप बताइए, ममता सरकार ने एक गलती की, अस्पताल कांड को लेकर ममता सरकार ने एक नहीं कई गलतियां की, अक्षम्य गलतियां की। विपक्ष उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है, सीपीएम भी आंदोलन कर रही है, भाजपा भी आंदोलन कर रही है। राज्यपाल महोदय क्यों इतने सक्रिय हैं? हाँ। उनकी इसमें क्या भूमिका है? हुँ। वो क्यों बार-बार राजभवन से बैठ के तस्वीर अपनी खिंचाते हुए, बाकायदा वीडियो बनता जाता है उनका, फिर वो दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली में लोगों से मिलते हैं, फिर वहां फिर वीडियो बनता है उनका, फिर वो आता है, फिर वो वापस आते हैं। ये 20 दिन में 2 बार कर चुके हैं ये। हुँ। उनकी सक्रियता ही है जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है। उसी सक्रियता की वजह से
ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में कहा है कि ये दीदी बनाम मोदी है, मोदी बंगाल प्रधान। अब ममता जी। बनर्जी तो बहुत होशियार है, वो इस पूरे मसले को दीदी बनाम जनता की बजाय दीदी बनाम मोदी में बदल देंगी। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात है और बहुत मज़ा आने वाला है देश की राजनीति में, हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। जी। तो ये थे अभय दुबे जी, उन्होंने विस्तार से बताया कि भाजपा की राजनीति का खेल क्या है। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।